तो कई बार ऐसा सुनने में मिलता है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसका आईएएस का आखिरी अटेम्प्ट था और उसको लगा कि अब इसके आगे दुनिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो हमें बाहर-बाहर से दिखता है कि ये टॉपर्स हो गए हैं, इनका बहुत रौला चल रहा है, बहुत रुतबा है। आप सोशल मीडिया के ज़माने में लगातार देख रहे होंगे कि एक गाड़ी आती है, लोग खड़े हो जाते हैं गोल बना करके, घेरा लगा करके और एक साहब निकलते हैं, जो उनको सैल्यूट कर रहे होते हैं, कोई उनका गेट खोल रहा होता है, कोई संतरी होता है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे रील देखे होंगे आपने। कुछ ऐसा देखा होगा कोई आईएएस किसी को बहुत तेज़ डाँट रहा है, फटकार रहा है, लोग खड़े होके सुन रहे हैं, स्लो मोशन में आप रील देख रहे हैं। तो ये सब जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये वास्तव में एक आडंबर की दुनिया है। और फिर अगर ये सब इतना ईज़ी होता, तो फिर आईएएस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सुसाइड क्यों करते? एक सवाल तो ये है और दूसरा सवाल ये है कि अगर आईएएस बनने के बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो आईएएस बनने के बाद लोग सुसाइड क्यों करते? तो चलिए आप लोगों ने बात छेड़ी है तो मैं इस पर थोड़ी-सी चर्चा कर ही लेता हूँ और चर्चा ये है कि आखिर आईएएस की डार्क रियलिटी है क्या? क्या यूपीएससी वास्तव में बहुत कुछ कुर्बानियाँ लेता है? क्या यूपीएससी वास्तव में संघर्ष करने के बाद भी हमें फेल होने के मुहाने पर धक्का दे देता है? आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आखिर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? और जो उसके पीछे की कहानी है वो क्या है ना? हम तो आगे-आगे देखते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, अरे वाह! बहुत बढ़िया, ये आईएएस बन गए। क्या मुस्कुराहट है, क्या शानदार पर्सनैलिटी है, क्या इनको गाड़ी मिली है। अब तो सरकार इनके हाथ में है ना? ये सब बातें आती हैं। अच्छा, चूँकि जिस एज में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस एज में काफ़ी उनके सपने भी होते हैं। एक फैंटेसी जैसा कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं बन जाऊँगा तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। उस आईपीएस बनने के पीछे का दर्द, उस आईएएस बनने के पीछे का दर्द शायद कम लोग महसूस कर पाते हैं और जो बन भी जाते हैं शायद वो उस वास्तविकता को बताते भी नहीं हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि क्या-क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, कितना स्ट्रगल है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं या आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, तो एक बात तो क्लियर होगी कि आईएएस की जर्नी इतनी आसान नहीं है। 10 लाख या उससे कहीं ज़्यादा के लोग अप्लाई करते हैं और 700 हज़ार के बीच का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिज़ल्ट का हमारे पास रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो 0.0001 से भी कहीं कम है। यानी आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इतना हार्ड है। तो हार्ड क्यों है? क्या ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं इसलिए हार्ड है? या हार्ड है इसलिए ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं? दोनों ही कहानी है। तो हाल-फिलहाल काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि आईएएस का पेपर इतना टफ क्यों बनाया जा रहा है? इस पर बहस कभी और करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। तो इसको हम कुछ स्टेप्स में समझते हैं कि लगभग इसके ये 5 फेजेज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉम्पिटिशन की रियलिटी को जानना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन रियलिटी है क्या? गला काट प्रतियोगिता कैसे हो रही है? और फिर कौन-कौन से थॉट डेवलप हो रहे हैं आपके मन में? आपको लगता है कि मेरा तो पेपर इस बार बहुत अच्छा जाएगा और फिर देखने में आता है कि पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ है। या बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे इस बार तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पता चला अरे मेंस में तो नंबर ही कम आ गए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आखिर रीज़न है क्या? और ये इतना टफ एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? 0.1% से भी कम रिज़ल्ट क्यों आ रहा है? क्या वास्तव में इतना टफ है? और फिर धीरे-धीरे करके आप उस कॉम्पिटिशन के नेचर को जैसे-जैसे समझने लगते हैं, वैसे-वैसे आप आइसोलेट होने लगते हैं। यानी ये बात तो सच है कि एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की बहुत तेज़ प्रतिस्पर्धा है और जो इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तव में कितना टफ है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना, सिलेक्शन लेना, तो धीरे-धीरे वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। उनके लिए फेस्टिवल कुछ नहीं है, शादी-विवाह कुछ नहीं है, एक लॉन्ग जर्नी में चले जाते हैं और शायद जब उनका बाद में सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये उनके डिप्रेशन का रीज़न भी बनता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं 2-3 महीने का एग्ज़ाम है, फॉर्म भर दिया,
जैसे होता नहीं है, आपने 10th का फॉर्म भरा, बोर्ड आ गया, बोर्ड हो गया, रिजल्ट आ गया, वैसा नहीं है ये। अगर आप कोई सोच रहा है कि 3 महीने में आईएएस हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। ना तो आप सुभाष चंद्र बोस हैं, ना आप एक फ्रीडम फाइटर हैं। बहुत सुभाष चंद्र बोस की कहानी बताते हैं कि जब उनके पापा ने कहा कि अरे तुम तो बस ऐसे ही लोफड़ हो और झूठ मूठ का क्रांतिकारी बने हुए हो, पढ़ना लिखना है नहीं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई मैं देशभक्त हूँ। तो मेरे पापा ने कहा भाई देशभक्ति बाद में करना, पहले जो एग्जाम अंग्रेज ले रहे हैं आईसीएस, उस समय आईसीएस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, को क्रैक करके तो दिखाओ। तो ऐसा मेंशन है कि शायद वक्त बहुत कम था उनके पास, एग्जाम करीब था, उन्होंने कम वक्त में ही एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, वो आईसीएस हो गए। आपके इतिहास के अध्यापक आपको अच्छा बताएंगे कि कितने कम वक्त में सुभाष चंद्र बोस ने इस परीक्षा को टॉप किया था। तो ना तो देखिए अब उस तरीके का जज्बा है, ना उस तरीके के एग्जाम्स हैं, ना उस तरीके के लोग हैं। तो दिमाग से अगर ये निकाल दिया जाए कि 2-3 महीने का एग्जाम है, तो आपके लिए राहत रहेगा। एक लॉन्ग जर्नी है, आपको लंबे समय तक दूर होना पड़ सकता है, आपको लंबे समय तक आइसोलेट होना पड़ सकता है, आपको लंबे समय तक तमाम सोशल लाइफ से कटना पड़ सकता है, और जहां जहां आप जाएं वहां वहां आपके साथ एक आईएएस का धुन मचा रहे, हर जगह सीखते हुए जाएं। तो पहला फेज तो ये है कि काफ़ी टफ कंपटीशन है। दूसरा फेज ये है, जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए एक लॉन्ग जर्नी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और फिर डाउट भी क्रिएट होगा खूब, हर दिन आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरी नॉलेज एनरिच हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मैं नॉलेज की बेस पे आईएएस बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में कि यूपीएससी नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, यूपीएससी माइंडसेट का टेस्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग का टेस्ट करता है, आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट करता है। तो अब बताइए, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप यूपीएससी जैसा सोच पा रहे हैं, तब तो फिर आपका सिलेक्शन है। अदरवाइज बहुत है हिंदुस्तान में पढ़ने वाले, बहुत नॉलेज लोगों के पास है, बहुत नॉलेज वाले फिर हमारे जैसे डॉक्टर हो जाते हैं। हमको बढ़िया नॉलेज हुई इकोनॉमिक्स की, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमने एक विषय को लेकर के शोध किया, और आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पीएचडी हैं। तो आप बहुत नॉलेज हो करके पीएचडी हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। आईएएस होने के लिए आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंडसेट कैसा है और माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, तो चूंकि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे क्षेत्रों से लोग आईएएस पीएससी तैयारी करते हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं, है ना। अगर हम कुछ क्लास को छोड़ दें तो आप देखेंगे बिहार से बच्चे आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। और ज़्यादातर जो भीड़ है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों की, वो बीमारू राज्य हैं, वो सिक स्टेट्स हैं। और इन सिक स्टेट से जो बच्चे आते हैं वो फाइनेंशियली भी सिक होते हैं, तो उनके सामने एक चैलेंज होता है कि कैसे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए फैमिली प्रेशर को डील कर पाए। और एक समय के बाद मुझे लगने लगता है अरे लंबे समय से तैयारी चल रही है, मैं अपने फैमिली पर ही डिपेंड हूँ, और इन बिटवीन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स की जॉब लग चुकी होगी, उनको फिर ये रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो बढ़िया कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ, है ना। बहुत सारे सवाल आते हैं इस जर्नी में, बहुत सारे सवाल आते हैं। आपका दिमाग आपको परेशान करेगा, फाइनेंशियली आप बार बार अपने आप को वीक महसूस करेंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो पैरासाइट हो गया हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसी बार बार मैं कहता हूँ इतना ईजी नहीं है यूपीएससी का एग्ज़ाम, बहुत सारा झेलना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंस की आवश्यकता है। अगर आप इतना पेशेंस रखते हैं, इतना सब कुछ झेल सकते हैं, तो फिर आप इस तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बता दूं, शेयर मार्केट है यूपीएससी, शेयर बाजार है, पास होने के चांस कम हैं, फेल होने के चांस ज़्यादा है। शेयर मार्केट में क्या होता है, जीतने के चांस कम है, हारने के चांस ज़्यादा है, लेकिन लोग जीतने की लालच में अपना सब कुछ गवा देते हैं। तो फिर इसकी अगली रियलिटी क्या है, फेलियर रियलिटी। फेल फेल ज़्यादा होंगे आप, 10 में से 9 बार फेल हो जाएंगे, 10 में से 9 बार फेल होंगे, ये मानकर तैयारी करिएगा कि 10 में से 9 बार आप फेल होंगे। अगर आपके अंदर वो जज्बा है 10 में से वो एक बार पास करके आगे निकलने का, तो ही इस एग्जाम में आइए। यही यूपीएससी की डार्क रियलिटी है जो लोगों को नहीं पता। तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े मेंटोर्स अपना दिखाते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है,
आप आइए, पैसा दीजिए, एडमिशन लीजिए, बर्बाद हो जाइए। बर्बाद हो जाइए नहीं कहते, लेकिन आप बर्बाद होंगे। तो अगर आप बर्बाद होने के लिए आ रहे हैं, तो फिर एक चांस है कि आप आईएएस बन जाएँ। तो क्या सब कुछ डार्क ही है, कुछ ब्राइट नहीं है? हाँ, है। यही डार्क रियलिटी ही वास्तव में इसकी स्ट्रेंथ है। तो जब आप इसमें बिल्कुल अपने आप को झोंक देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, है ना? अपना सब कुछ लुटा देते हैं, तो फिर एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होती है। आपका एक ऐसा शिफ्ट होता है नेचर का कि आपको लगता है कि अब मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरा अपना आज भी मानना है कि अगर आपने अच्छे से यूपीएससी प्रिपरेशन करी, तो ये मान के चलिए कि लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एंड दैट डार्क रियलिटी ऑफ द यूपीएससी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर। तो आपका जो ये डार्क रियलिटी है ना, वही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। इस डार्क रियलिटी को आपने फेस कर लिया, तो आप बहुत मजबूती के साथ आगे निकलेंगे। रीजन सिंपल है, जब आप इतने लंबे समय तक इसमें स्ट्रगल करते हैं, इतने लंबे समय तक अपने आप को खपाते हैं, तपाते हैं, तो फिर वास्तव में आप बहुत कुछ सीख कर बाहर निकलते हैं। आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको लाइफ के बहुत सारे प्रोस्पेक्शन समझ में आने लगते हैं। फिर आप कहते हैं वास्तव में मैं पहले ये था और अब मैं ये हो गया। किसके कारण हुआ? आईएएस की प्रिपरेशन के कारण हुआ, यूपीएससी की प्रिपरेशन के कारण हुआ। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं। आपको एक पहचानने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। ठीक है? तो लास्ट में यही कहूँगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं है, टफ तो है। अगर इस टफ जर्नी में आपने अपने आप को संभाल कर रखा और लगातार इस जर्नी से जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से आप आईएएस बने या ना बने, एक फौलाद जरूर बनकर निकलेंगे। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो अपने आप को इसमें खपा ले गया, वो ट्रांसफॉर्म होकर निकला, एक फौलाद होकर निकला। ठीक है? समझ में आ गया?